हेलो बच्चों। कल हम टॉपिक पढ़े थे भाज्य संख्याएं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। ठीक है, कल का जो अपना टॉपिक था उसमें हम पढ़े थे कि भाज्य संख्याएं जो दी रही होती हैं उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे किया जाता है। तो कल का अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब अगर भाज्य के रूप में दी रहे हैं तो हम उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज कर सकते हैं ना। तो उसका गुणनखंड करके और मल्टीपल में तो कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे और हम सॉल्व भी कराए थे। इसके बाद हम अगला टॉपिक सॉल्व कराए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना होता है, मासा गुणे एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि मासा गुणे लासा होता है, ये बताए थे ना। यानी कि इसका मतलब कि इस पर भी कुछ सवाल हम कर दिए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता है कि नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल भी लिए होंगे जिसमें हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किए होंगे और बताए होंगे मासा गुणे लासा दोनों का क्या आ रहा है, बराबर। तो इससे संबंधित एक होमवर्क भी दिए थे कि आप किए हैं। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप किए होंगे ना। तो देखो अब आगे सवाल की बात करते हैं। तो आगे सवाल दिया है किताब में कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलो देखो, आगे सवाल है कि मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उसमें आपको क्या करने हैं कि इसके आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। इससे में एक संख्याएं दिया है 12, 15 और 21 दिया है। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड 20 से इसके एचसीएफ ज्ञात करेंगे और इसके क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। एचसीएफ और क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम, वो भी किससे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो चलो, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसके एचसीएफ और एलसीएम हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको सॉल्व करना है तो लिख लेते हैं हल। भैया अपना क्या है बोलो, 12 है और क्या है 15 है और क्या है 21 है। तो इसको सॉल्व करो। 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है ना, तो हम बताए थे ना, या तो भैया आप ऐसे करके बना लो, या तो एक काम करो, ये छोटा नंबर है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो ना। ऐसे करें, 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिहाई 12, इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। आगे बात करते हैं 15 का, तो 3 गुणे कितना कर दे, 5, 3 × 5 = 15, इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आगे बात करते हैं 21 का, तो 3 × 7 = 21, इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम आपको बताए थे हमें लिखना है HCF, यानी कि लिखना है मासा। इसका क्या निकाला, HCF माने मासा। अगर मासा आपको निकालना है, HCF आपको निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा कि HCF क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो वही अपना क्या हो जाएगा, HCF। बाकी एलसीएम में क्या होता है बाकी एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन है तो नोट करो, जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको नोट करना है। तो चलो हम एक काम करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखो, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। देखो बाकी सब में और कुछ नहीं कॉमन मिल रहा था, सिर्फ 3 ही कॉमन मिल रहा है, तो अपना एचसीएफ कितना हो गया, 3। अब एलसीएम कितना होगा, देखो ध्यान से, एलसीएम इक्वल टू कितना होगा, तो मैं 3 को पहले नोट ही कर लूंगा, 3 नोट हो गया। अब जितना सब बचा है सबको नोट करना पड़ेगा, यानी कि इसका मतलब एलसीएम में जो कॉमन है तो नोट करिए ही, और जो कॉमन नहीं है सबको नोट करिए। तो मैंने 3 नोट कर लिया, यहाँ पर 2 और 2 बचा था, तो 2 × 2 नोट किया। इसमें 3 चला गया था लेकिन क्या बचा था, 5, तो 5। यहाँ से 3 चला गया था, क्या बचा था, कितना, 7, मैंने लिख लिया। तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा बोलो अपना, 2 तिहाई 6 दूनी 12 पंजे 60, 60 × 7, 7 छंग 42, माने कितना आ जाएगा, 420। और यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि इसका ये जो संख्याएं लिखी थी इसका एचसीएफ कितना आएगा, 3 आएगा, और एलसीएम कितना आएगा, 420 आ गया। बात समझ में आई। ठीक है, आगे करते हैं। अगर समझ में आया हो तो आगे वाला सवाल आप लगाइए, ट्राई करिएगा। तो अगला सवाल अपना दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 17 और 23 और 29, इसका हमें करना है एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, वो भी कौन सी तरीके से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम जैसे इसको किए थे सेम प्रोसेस से उसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे लिख लेंगे बोलो, कि हमें इसको हल करना है, तो हम लिखेंगे कितना, 17 बराबर, अच्छा 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसको कैसे लिखेंगे, लिख देंगे 1 × 17, यानी 17 × 17,
तो भैया लिख देंगे 1 गुणे 17, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो दूसरा क्या दिया है 23, अब फिर समस्या आ गई। 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं बोलो, 1 गुणे का 23 लिख सकते हैं। बोलो सही है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्या दिया है 29, 29 भी अभाज्य है, तो 1 गुणा कितना लिख देंगे 29। अब चलो इसका निकालते हैं क्या, HCF। देखो आपको पता है अगर अभाज्य संख्याएं लिखी है तो HCF में कुछ मिल नहीं रहा होगा, इसीलिए मैंने एक 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 कर दिया है। सब में क्या मिल जाएगा, कॉमन एक। जब सब में कॉमन एक मिल जाएगा तो इसका मासा कितना आएगा बोलो, एक मासा आएगा, सॉरी एक मासा आ जाएगा ना। ठीक है, तो मासा हो गया एक। अब निकालेंगे लासा। तो आपको पता है अगर आपका लासा माने एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन था उसको लिखिए ही, जो कॉमन नहीं है सबको लिख लीजिए। इसका मतलब लासा में डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, एक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितनी भी संख्या है सबको गुणा कर लेते हैं। तो 17 गुणे 23 गुणे 29, तो सबको हम गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम 17 गुणे क्या कर लें, 23 कर लें। 17 गुणे का जब 23 करोगे, 7 त्रिक 21 की एक हंसी लगा 2, 3 1 3, 2 5 आ गया। ठीक है, फिर 17 दूना कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 1 1 1 5 4 9, 3 1 3, यानी कि जब 17 गुणे 23 करेंगे कितना आएगा, 391। आपको पता है कि जब इसका आप गुणा करोगे दोनों का तो 391 आएगा गुणा, फिर क्या करना पड़ेगा 29। तो मैं इसी में 29 का गुणा कर लेता हूँ ना, ठीक है, मैं इसी में 29 का गुणा कर लेता हूँ। जब 29 का इसी में गुणा कर लूंगा तो कितना आएगा, 9 1 9 9 9 81, एक हंसी लगा 8, 9 त्रिक 27, 27 में 8 जोड़ना है, 27 3 30 5 35, कितना आ जाएगा बोलो 35। अब मैं दो का पहाड़ पढ़ूंगा, 2 1 2, फिर बोलो 2 9 18 की 8 हंसी लगे 1, 2 तिहाई 6 1 7 हो गया। अभी कितना हो जाएगा 9, 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11। तो भाई साहब अपना कितना आ गया 11 33 9, यही अपना क्या हो गया लासा। तो अपना ये हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना। तो इसका मतलब इसका हम मासा लासा दोनों का निकाल चुके हैं, अगर कहीं डाउट हो बताइए। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब कि हमें संख्याएं दी थी वो भी किससे सॉल्व करना था, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका मासा और लासा निकालना था, तो हम निकाल चुके हैं ऐसे करके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो देखो आगे, आगे क्वेश्चन। अच्छा एक सवाल और दिया था हमें इसी का, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 तीसरा है, 8 और 9 और दिया था कितना 25। तो इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या निकालना है, HCF और LCM, HCF और LCM, HCF और LCM। देखो ध्यान से कि अगर सवाल आया कर, जो मैं सवाल लिख दिया करूँ तो सवाल लगाया कीजिए, ठीक है ना, सवाल जरूर लगाया करो। ठीक है, हम आगे करते हैं, इसका HCF और LCM निकालते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। सवाल में हमें ये दिया है 8 और 9 और क्या दिया है 25। तो इसका कर लो अभाज्य गुणनखंड और मासा और लासा तुरंत निकलेगा। तो दो का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, इसका कितना होगा 3 गुणे 3, इसका कितना होगा 5 गुणे 5। अच्छा आप लोग कहीं यहाँ पर देख रहे होंगे, अच्छा मासा को इसमें HCF बोला तो मैं HCF लिख लेता हूँ, HCF HCF लिखें। अच्छा HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालने के लिए हम देखते हैं उभयनिष्ठ है कि नहीं, यानी कि कॉमन है कि नहीं। अगर कॉमन मिलता है तो ले लेते हैं, अगर कॉमन नहीं मिलता है तो भाई क्या करें, एक उतार लेंगे। देखो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है ना, कोई कॉमन नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा एक। याद कर लो HCF ज्ञात करते समय अगर कॉमन ना मिले तो हमेशा आंसर एक लिख देना, ठीक है। अब LCM, एलसीएम में जो कॉमन मिलता है वो तो नोट ही होता है, जो कॉमन नहीं मिले उसको भी नोट कर लेंगे, यानी कि सबका क्या कर लें, गुणा कर लेते हैं। तो भाई साहब गुणा करने का मतलब ये देखो, ये 8 होगा, ये 9 होगा, कितना होगा 25। तो 8 गुणा 9 गुणे कितना कर लो 25, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 9 8 कितना होगा 72 गुणे कितना होगा 25, तो हमें 72 गुणे 25 करना पड़ेगा। तो चलो गुणा करते हैं। तो 72 गुणे कितना कर लेते हैं 25, तो गुणा करो भाई साहब। 5 दूना 10 की 0, हंसे लगा 1, 5 7 35, 35 1 36। ठीक है, इसके बाद 2 का 2 दूना 4, 2 सते 14, कितना आ गया 0, 6 4 10 की 0,
3 4 7 1 8 और भैया 1 कितना हो गया 1800। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है आगे चलें। तो इसका भी मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकाल लिया एचसीएफ और एलसीएम यानी कि मासा गुणे लासा। देखो आगे का टॉपिक क्या है थोड़ा जल्दी करते हैं ना, अगर कहीं गुड़े उड़े मिस्टेक हो तो बता देना यार ना। चलो देखो, देखो भाई साहब आगे हमें सवाल कुछ दिया है, इसमें बोला है कि यदि एचसीएफ आप क्वेश्चन बोला है यदि यदि एच सी एफ ऑफ 306,657 बराबर 9 दिया है, दिया है देखो सवाल में क्या बोला है यदि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 9 दिया है, 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, तो भाई साहब 306 और 657 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। देखो अभी आपको एक सवाल हम बताए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता है। अगर मासा गुणे लासा होता है तो वही वाला यहाँ पर रूल लगाना पड़ेगा। दो संख्याओं का मासा दिया है तो दो संख्याओं क्या ज्ञात कीजिए लासा। तो हम लिख लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं कि भैया हम जानते हैं कि हल कर लेते हैं ना, हम जानते हैं हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना होता है मासा गुणे लासा। देखो मासा को एचसीएफ बोलेंगे और लासा को एलसीएम बोलेंगे ना। तो पहली संख्या कितनी थी 306 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 657 बराबर मासा कितना दिया था, इन दोनों का एचसीएफ कितना दिया था 9 गुणे, तो हमें क्या निकालना है लासा। तो हम लासा लिख लो चाहे एलसीएम लिख दो, आपकी मर्जी, चाहे लासा लिखो चाहे एलसीएम लिखो। ठीक है तो मैं एलसीएम लिख दूं चाहे लासा लिखूं, आप चलो समझ लेना। तो देखो यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणा करना है, यहाँ 9 गुणे लासा है तो कभी ये गुणा में है तो इधर क्या करेगा भाग करेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं ओवरऑल, नहीं वैसे नहीं समझ में आएगा, 306 गुणे 657 बटा यहाँ गुणे में थे इधर क्या करेगा भाग, बटे कितना हो गया 9 बराबर कितना आ गया लासा। तो हम इसको पलट लिख सकते हैं क्या कि भैया अपना लासा बराबर क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा कितना 9, इतना लिख सकते हैं ना। तो अब एक काम करो, इसको आपको काटना है, क्या करना है इसको काटना है। तो चलो काटते हैं ना। देखो इससे ये कट सकता है कि नहीं, नहीं तो इससे इसको काट दो, अच्छा इससे इसको काट दो, देखो कटेगा कि 9 एकम 9 9 9 एकम 9 9 7 63 9 7 63, तो 65 में से 63 गया कितना बचा बोलो, 65 में से 63 गया कितना बचा, चलो दो बचा, यानी कि अब दो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा कितना आ जाएगा 27। तो भाई साहब 9 त्रिक 27 तो कितना आ जाएगा 306 गुणे 73। अरे वही देखो ना, देखो ध्यान से कि 9 गुणे कितना था 9 का हम पहाड़ा इसमें पढ़ने वाले थे ना, तो कितना होगा 963, 65 था 63 गया कितना बचा होगा दो, दो यहाँ पर खड़ा हो गया कितना हो गया 27। तो कितना कर देंगे 9 त्रिक 27 कट गया, 306 गुणे कितना आ गया 73, इस दोनों क्या कर दो गुणा कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मैं गुणा करके यहाँ बता देता हूँ 306 गुणे कितना 73, गुणा कर लोगे जल्दी से, चलो देखो। तो 6 त्रिक 18 की 8 हासिल लगा 1, 3 जीरो में 0 और हासिल जोड़ो कितना आएगा 1, इसके बाद 3 त्रिक का 9, फिर गुणा करो 7 छंग 42 की 2 हासिल लगा कितना 4, इसके बाद 7 जीरो में 0 तो हासिल 4 लगा था लगा दिए, 7 त्रिक कितना होगा 21 होगा। तो लिख लो 8 1 2 3 9 4 13, इसके बाद 13, तो एक था 1 1 2, ये कितना हो गया 22 33 8, तो आंसर कितना आएगा अपना 22 33 8, ये क्या हो गया लासा हो गया। ठीक है क्या हो गया लासा हो गया। आगे चलते हैं, ये सवाल देखो याद रखना, अगर अगर आपको सॉरी अगर आपको दो संख्याओं का मासा दिया हो तो लासा ज्ञात करने के लिए यही सूत्र लगेगा, ये हमेशा ऐसा दे सकता है और संख्याएं। चलो आगे इसको लगाते हैं आगे। तो आगे में एक सवाल हमें दिया है, यदि 225 और 60 का
मासा को 225 गुणे 5 माइनस 10x लिखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखो कैसे मान ज्ञात करते हैं। देखो क्या बोला है, HCF ऑफ 225 और 60 बराबर दिया है 225 गुणे 5 माइनस का 10x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलो हम ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखो। यानी कि 225 और 60 का मासा कितना दिया है, इतना। तो x का मान ज्ञात करना है। देखो ये तो एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल माने चर हो गया, यानी कि x है ना, पता नहीं क्या मान रहा होगा। तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं, 225 और 60 का मासा निकाल लेते हैं, यहीं पर रखकर इसको बराबर कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। चलो एक्चुअल में पहले ज्ञात करो। 225 और 60 का मासा निकालना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम पहले इसको हल करते हैं, लिख लेते हैं। 225 अपना यहाँ लिख लीजिए और 60 को यहाँ लिख लीजिए पहले हल करने के लिए। 225 को सॉल्व करने के लिए 15 गुणे 15 हो सकता है क्या, तो मैं इसको लिख दूं क्या, 15 गुणे 15। आप इससे छोटी संख्याएं लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, लेकिन मैं थोड़ा जुगाड़ चाहता हूँ जल्दी से हो जाए। जैसे 15 गुणे 15 बराबर कितना होगा, 225। तो इसको मैं 15 गुणे क्या लिखूंगा, 4, 15 चौका 60। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ क्या, SCF बराबर कितना आ जाएगा, 15। इसके अलावा तो मल्टीपल नहीं बनेगा ना, डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 15। ठीक है आगे चले। अगर 15 आ गया इसका SCF, तो हम इसी के प्लेस पर क्या रख देंगे, 15। तो चलो सवाल लगाते हैं। अब बोलो हमें क्या दिया था, HCF ऑफ 225, 60 इक्वल टू 225 गुणे 5 माइनस का 10x। तो मैं इसकी जगह क्या रखूंगा, 15। तो 15 बराबर क्या लिखेंगे, 225 का 5 का गुणा करिए। तो 225 में 5 का गुणा करोगे तो 5 पच्चीस 25 की 5 हंसी लगा 2, 5 दूना 10, 2 12 हंसी लगा 1, 5 दूना 10, 10 1 11, इतना ही आएगा। चलो ठीक है आगे लिखते हैं। अब चलो भैया आगे बोलो कितना आएगा, माइनस कितना होगा, 10x। तो एक काम कर ले, इस 10x को इधर लेकर चलाओ और 15 को उधर भेज दो। 10x इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 15 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो कितना आ गया, 10x बराबर 11, 25 माइनस का 15। तो यहाँ 10x लिखा रहने दो। बताओ 11 25 में 15 घटेगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और आगे ये एक था आगे ये एक था, नोट हो गया। तो देखो एक काम करो, x बराबर मैं लिख दूंगा 1 1 1, 0 बटा कितना 10, सही लिखे हैं। तो बस आगे इसको काट दीजिए भाई साहब, ये कटेगा, 0 जो कट गया, तो x बराबर कितना आएगा, 111। ये अपना क्या हो गया आंसर, x बराबर कितना आएगा, 111। ठीक है चलो आगे चलते हैं। इतना तक आपको समझ में आया, अगर कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है चलो नोट करते रहा करो। देखो आगे सवाल, एक सवाल और दिया है, नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात करते हैं। कुछ आकृति कैसे बनी है ध्यान से देखो, एक ऐसा y का मान बना है, फिर ऐसे 4 दिया है, फिर ऐसे यहाँ ऐसे ब्लॉक बना है, x दिया है, फिर ऐसे यहाँ 3 दिया है, फिर ऐसे ब्लॉक बना है, यहाँ दिया है 7। तो हमें किसका मान निकालने के लिए बोला है, x और y का मान। किसका मान निकालने के लिए बोला है, x और y का मान। तो चलो x और y का मान हम निकालते हैं। हमें किसका मान निकालने के लिए बोला है, x और y का, निकाले। चलो देखो ध्यान से, x और y का मान निकालने के लिए कहे तो ऐसा दिए ना कि हमेशा लास्ट वाले सवाल से सॉल्व करना। यहाँ 7 है यार, कितना है, 7 है। हमेशा लास्ट वाले टर्म से जाना ना, लास्ट वाले टर्म से। तो देखो जैसे x का मान निकालना है ना, तो x इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। बताओ x बराबर अपना कितना होगा, 7 गुणा 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 21। तो ये पहला अपना आंसर हो गया कितना, 21। ऐसे देखो ध्यान से, अगर y का मान निकालना है, y से 2 पार्ट है ना, इन दोनों के गुणनफल किसके बराबर होंगे, y के। तो हम लिख लेते हैं y बराबर कितना होगा, 4 गुणे x, यही तो होगा। तो y बराबर लिखेंगे 4 गुणे x का मान कितना है बोलो, 21 है। तो y बराबर कितना होगा, 4 एक 4, 4 दूना 8, 21 चौक 84 हो गया। यानी कि अपने x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया, सॉल्व हो गया। अगर ऐसे ही जितने भी सवाल अगर ऐसे डब्बे वाले दें आपको,
तो आप ऐसा ही सॉल्व करना ना कि लास्ट वाले सिरे से लेकर इसका इसका गुणा करके इसके बराबर कर देना, फिर इसका इसका गुणा करके इसके बराबर कर देना। एक इसी टाइप का और सवाल है लेकिन लास्ट में दिया है, तो उसको हम भी बाद में बताएंगे ना। चलो ठीक है। अच्छा अभी कर लो, अगर कर ही रहे हो तो उसी के साथ में कर लो। देखो एक सवाल और लिख लेते हैं, आप लोग करो, ट्राई करो। वो क्वेश्चन नंबर है 12 को दिया है एक्स ऐसे बना है, और यहाँ पर ऐसे दो कॉलम बना दिए, यहाँ दिया है 3 और यहाँ वाले में दिया है 195, और फिर यहाँ से ऐसे दो कॉलम निकाल दिया है ऐसे करके, यहाँ पर दिया है 3 और यहाँ पर दिया है वाई, फिर यहाँ से दो ठो पार्ट बांटा है, यहाँ पर दिया है 5 और यहाँ पर दिया है अपना 13। ठीक है ना। तो देखो हमसे बोला है एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है, तो सिंपल है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। हम नीचे से पकड़े, सबसे नीचे तो यही तो चल रहा था वाई, तो वही अपना हल करेंगे। जब वाई का मान कैसे निकलेगा इन दोनों गुणनफल में, तो 5 गुणे कितना कर देंगे 13, तो वाई बराबर कितना आएगा 13 पचे 65। तो क्या ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया, पहला आंसर खत्म। बहुत सरल सिंपल खत्म। ठीक है ना। ठीक है। अब देखो ये 195 इन दोनों गुणनफल के बराबर आएगा, लेकिन 195 याद करने के लिए थोड़ी नहीं कहा था, तो वेरिएबल नहीं तो खुद खुद कांस्टेंट है, तो हमें एक्स का मान निकालना होगा। एक्स के कितने पार्ट है, दो पार्ट है, एक्स का मान कितना होगा, 3 में गुणे 195 कर दो, तो मान निकल जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ एक्स का मान निकाल सकते हैं। एक्स बराबर कितना लिखेंगे, 3 गुणे 195, तो गुणा करो, एक्स बराबर कितना होगा 3 पचे 15 की 5 हासिल लगा 1, 9 तिक 27 1 28 की 8 हासिल लगा 2, 3 एक 3 2 5, तो कितना आ जाएगा 585। तो ये अपनी क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। कम। चलो आगे चलते हैं। तो ये कॉलम वाले सवाल आपको आ जाने चाहिए थे। अरे यार एक सवाल और दिया है, देख लो तो, जब लगा रहे हो तो इस टाइप के कुल लगा लो पूरा। देखो देखो क्वेश्चन नंबर वो है 14, एक छोड़ कर दिया है। हमें दिया है एक्स ब्लॉक में दो ब्लॉक खाली दिया है, यहाँ दिया है 2 और यहाँ दिया है 33 81। ओके। फिर इसको ऐसे बांट दिया है, यहाँ पर दिया है 3 और ये है वाई, फिर 7 और फिर 161, फिर यहाँ दिया है 7, लास्ट में है जेड। ठीक है ना। तो हमसे बोला है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो मैंने समझाया है आपको, अगर ऐसा सवाल सॉल्व करना हो तो सबसे लास्ट सिरे से चलिए, सबसे नीचे से। तो 161 किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के, तो हम लिख लेते हैं 161 बराबर कितना लिखेंगे 7 गुणा जेड। 7 गुणा जेड, इसको हम पलट के लिख सकते हैं, 7 गुणा जेड बराबर कितना होगा 161। तो भैया 7 गुणे में है ना, तो इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो जेड बराबर कितना होगा 161/7। तो जेड बराबर कितना आएगा, काटिए। देखो 7 से इसको काटना है ना, तो 7 दूनी 14, तो 16 था 14 गया, कितना बचा होगा 2, तो भाई 2 यहाँ आ गया, कितना होगा 21, तो 7 त्रिक 21, तो जेड का मान कितना आ गया 21। अब चलो आगे निकालते हैं ना। तो देखो ध्यान से, ये अपना क्या था यार, ये 7 था, मैं 7 और वाई में गड़बड़ा जाता हूँ, 7 सॉरी। तो y बराबर एक 7 का टर्म 161 का टर्म दिया है, तो y का मान इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो लिख लेते हैं। तो बताओ कितना होगा, y बराबर 7 गुणे 161, तो गुणा कर लीजिए, y बराबर कितना आएगा 7 एक 7, 7 छंग 42 की 2 और से लगा 4, 7 एक 7, 7 4 11, यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया, y का मान हो गया। अब एक ठोर बचा है लास्ट वाला, देखो यहाँ से हमें x का मान निकालना था ना, x के कितने पार्ट, दो पार्ट, दोनों क्या कर दो गुणा कर दो। तो x बराबर कितना लिखोगे बोलो, 2 गुणे 33 81, तो x बराबर कितना हो गुणा करो, 2 एक दो, 2 8 16 से लगा 1, 2 तिहाई 6 1 7, 2 तिहाई 6, तो ये अपना क्या हो गया x का मान हो गया, तो अपना हो गया आंसर। ठीक है। और कोई दिक्कत। हाँ। तो अगर ऐसे टाइप के सवाल आपको दिए जाए तो लास्ट वाले पार्ट से किया करो ना, कि जिससे डिवीजन निकला रहे, इसे मतलब इससे पार्ट निकले हैं तो वो सब गुणे में होंगे, इसके बराबर कर जाएगा। चलो आगे चलते हैं।
देखो आगे क्या सवाल है। तो हम इस टाइप के सवाल कर चुके हैं ना। एक सवाल और आपको दिया है, ध्यान से देखो, सवाल नंबर 8 हम 7 तक किए थे। इसके बाद 12वां बता दिए हैं आपको, 14वां बता दिए हैं। अब सवाल नंबर 8वां बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से, 8 की बात करते हैं। तो हमें दिया है 18 और 117 का एचसीएफ को, 18 और 117 के एचसीएफ को 18 या माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही में 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात किया है। तो देखो हमसे, यानी कि 8वां जो सवाल दिया है, पढ़ लेना इसको। तो हमें दिया है कितना, 18, 100, ओह तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। 18, 117 का एस सी एफ दिया है कितना, 18 या माइनस 117। तो हमें एम का मान ज्ञात करना है। एम का मान ज्ञात कर लेंगे, साथ ही में इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। पहले ज्ञात कर लेते हैं। देखो इस टाइप का सवाल अभी मैंने कराया था तुरंत। तो ये बोला है कि 18, 117 का मासा ऐसे लिखा गया है, तो यम का मान क्या रहा होगा। तो हम वास्तव में ज्ञात कर लेते हैं कि वास्तव में कैसा रहा होगा। तो चलो हल करो पहले। तो लिख लेते हैं कि भाई साहब कि 18 और लिख लेते हैं 117। तो इसका गुणनखंड करो 18 और 117 का। 18 गुणनखंड करो तो कितना आएगा बोलो, कि 2 गुणा 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 × 18। 117 किसकी पहाड़ा में आता है, 117, 117 जो पहाड़ा में आएगा 13 9 117 होता है शायद। तो लिख लो। तो भाई साहब 13 9 ना। तो इसका ऐसे कर लो, 100 क्या दें, 117। देखो तो किससे काटोगे, 7 1 8 1 9, 3 से कट जाएगा ना। ठीक है, तो 3 × 9, कितना बचा, 9 2, तो 3 9 27, 3 13 में ये कितना होगा, 13 1 13। तो यानी कि 3 गुणे 13। तो चलो इसका एच सी एफ निकाल लेते हैं। तो एच सी एफ इजक्वल टू कितना आएगा, 1 3 1 3। तो यानी कि 3 गुणे कितना आएगा, 3। तो एच सी एफ इजक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, चलो हम यहीं पर सवाल रख देते हैं इसी में। तो अब क्या लिखेंगे बोलो, लिखेंगे एच सी एफ ऑफ, हमें कि दिया था 18, 117 इजक्वल टू दिया था 18 या माइनस का 117। तो बताओ कितना आ जाएगा। इसका एलसीएम हम लिख देंगे 9, यहाँ लिखेंगे 18 या माइनस का 117। तो एक काम करो, देखो ध्यान से, 117 इधर लेकर आओ। तो 9 प्लस कितना होगा, 117 बराबर कितना होगा, 18m। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना आएगा, जोड़ो इसको। तो कितना आएगा, 9 7 16, 16 की 6, यानी कि 9 और 7 16 की 6। तो हासिल लगा 1, तो ये कितना होगा, 1 1। तो और एक कितना करें, नोट कर लें, यहाँ कितना आ गया 18। ओवरऑल हम 18m बराबर कितना लिख सकते हैं, 126। तो m बराबर क्या बोलेंगे, 126 बटे कितना, 18। तो अब भाग लगाइए भैया इसका, भाग लगाओगे तो आएगा कितना। तो अगर आप काटना चाहें डायरेक्ट काट सकते हैं, काट दें। चलो नहीं काटते हैं, पूरा कर लेते हैं। देखो 2 से काटो, 2 9 18, 2 6 12, 2 तिहाई 6, सही है ना। तो 9 1 9 9 9 7 63, 9 7 एम का मान कितना आ गया, 7। वैसे भी 20 तक टेबल याद रखो तो 18 7 126 होता है, कट गया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो आगे हम बोला है साथ ही इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो मैं साथ ही इसका एलसीएम ऐसे निकाल सकता हूँ। अगर आप चाहें तो एलसीएम डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते थे ना। भाई साहब 9 में 2 और 13 गुणा कर देना। लेकिन आपको अगर वो सूत्र लगाना है तो आप लगा सकते हैं, कैसे, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एस सी एफ इंटू एलसीएम से ना। इसे भी तो लगा सकते हैं, इसे भी तो लगा सकते हैं ना यार। चलो ठीक है, लगाते हैं। तो पहली संख्या अपनी कितने दिए था, 18 × 117। दूसरी संख्या 117 था। एस सी एफ कितना हम निकाले, 9 × एलसीएम कितना आएगा। भाई साहब गुणा कर लेते हैं। तो बताओ ये भाग करेगा, 18 × 117 बट्टे कितना, 9 गुणे कितना, एलसीएम भैया
9 एकम 9 दूनी 18, तो 2 गुणे कितना आएगा 117 बराबर कितना आएगा LCM, दोनों गुणा करो, 2 7 14, ऐसे लगा 1, 2 एकम 2, 2 1 3, 2 एकम 2 बराबर कितना LCM, यानी कि LCM बराबर कितना आ जाएगा 234। तो यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना। ठीक है, चलो थोड़ा लेक्चर को बढ़ाते हैं, मिटा रहे हैं ना। आगे देखो क्वेश्चन है, बोला जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n 0 पर समाप्त होगा। तो हम लिख लेते हैं कि भाई साहब क्वेश्चन हमें 9 बोला है कि 6 पावर n क्या 0 पर समाप्त होगा, यही सवाल है। तो चलो हम देख लेते हैं किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पावर n 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। बात समझो 6 पावर n 0 पर समाप्त होने की। अगर मैं सोचूं 6 पावर n बराबर ना ये 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। 0 पर समाप्त कहने का मतलब कि एक ऐसी संख्या आ जाए जिसके लास्ट में जो इकाई अंक रहता है वो कितना आ जाए 0 आ जाए। तो बात समझो, अगर मैं अपने मन से ऐसे बोल देता हूँ कि मैं n का मान 1 रख दूं, प्राकृतिक संख्या है तो 6 पावर 1 बराबर कितना आएगा 6 से ही आएगा। अगर ये मैं n बराबर 2 रख दूं, 6 पावर 2 बराबर कितना आएगा 6×6 = 36 आ जाएगा। तो सोचो, दिमाग ये लगाओ, अच्छा दिमाग ये लगाओ, आप कितनी भी संख्या आप रखते जाओ ये 0 पर नहीं आएगा। 0 पर समाप्त संख्याएं तभी होती हैं जब उनमें कोई 5 रहे और कोई सम संख्या रहे। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 और मैं यहाँ पर कोई लिख लेता हूँ सम संख्या, माने दो 5 दूना 10, देखो 0 पर समाप्त हुआ ना। अगर मैं 5 गुणा 4 लिख दूँ, 5 चौके 20, देखो 0 पर समाप्त हुआ ना। मैं 5 गुणे 6 लिख दूँ, 5 6 30, देखो 0 पर समाप्त हुआ ना। इसका मतलब है कि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 5 और कोई सम संख्या आएगी ना। यानी कि इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या 6 पावर n 0 पर समाप्त होगा? नहीं, क्योंकि इसके गुणनखंड में अगर मैं इसका गुणनखंड करूंगा 6 का, तो 2 गुणे कितना है 3 है, 2 गुणे 3 की पावर कितना है n है। तो भाई साहब 2 तो है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो भाई साहब आपको लिखना हुआ तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 3 का मल्टीप्लाई है ना। ठीक है, अगर किसी भी संख्या पर किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो इसके गुणनखंड में 2 और कोई सम संख्या का गुणन होना चाहिए, नहीं तो ये 0 पर समाप्त नहीं होने वाली है। तो इतना समझ जाना, और क्या, बाकी आप लिख लेना। और ऐसा कोई भी संख्या आपको दिया हो कि ये पावर के रूप में 0 पर समाप्त होगी कि नहीं ना। देखो 5 खुद 0 पर समाप्त नहीं होगी अगर 5 की पावर या नोन लिखा है। पता है क्यों नहीं समाप्त होगी? कि 5 की पावर 0 रखोगे तब भी एक ही आएगा, 5 की पावर 1 रखो तो 5 ही आएगा, 5 की पावर 2 रखोगे तो 25 आएगा। इसका मतलब कभी संख्या 0 पर समाप्त तभी होती है जब उसके मल्टीपल में कभी 5 और कोई सम संख्या का मल्टीपल रहे। ओके, ठीक है। फिर अगला सवाल हमसे बोला है कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्याएं भाज्य हैं। तो हमें व्याख्या करनी है किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 10वां। व्याख्या करनी है संख्याएं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और एक संख्या और दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 प्लस 5। हमसे बोला है कि संख्याएं भाज्य हैं, क्यों? देखो मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया था कि भाज्य संख्याएं कोई क्या होती हैं, या भाज्य संख्या को क्यों भाज्य संख्या कहते हैं। क्योंकि भाज्य संख्या उसे हम बोल सकते हैं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी और से भी कट जाए, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जबकि अभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे जो एक से कटे और स्वयं कटे और किसी और से न कटे। तो हम इसको यही चेक करेंगे कि अगर ये एक से कटता है और स्वयं से कटता है और किसी और से भी कट जाता है तो भाज्य होगा, नहीं तो अभाज्य हो जाएगा। तो 7 गुणे 11 माने 77 प्लस कितना, 77 गुणे कितना 13 प्लस कितना हो जाएगा 13।
77 गुणे 13 करो, 77 गुणे कितना 13, तो 7 त्रिक 21 की एक हंसी लगा 2, 7 त्रिक 21 2 23 हो गया। तो अब भैया 77 करने में कितना हो जाएगा 77, ये कितना हो गया 1, 7 3 10 की 0, 7 2 9 1 10। तो हम भाई साहब इसको लिखते हैं 1000, 1 प्लस कितना 13, तो 1001 में 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1014 आ जाएगा। आप खुद देख रहे हो कि 1014 यानी कि पीछे में 4 है, सम संख्या है, सम संख्या गारंटी है 2 से कटेगी। तो भाई साहब ये संख्या 1 से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी और बोलो किसी और से भी कट सकती है, यानी कि इसका मतलब ये पक्का भाज्य संख्या होगी ना। तो हम इसको लिख देंगे कि भाई साहब ये संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक और स्वयं और किसी और से भी कट जाएगी, एक और स्वयं और 2 से कट जाएगी। अब आप चेक कर सकते हैं 2 के अलावा और कितनी संख्याओं से कट सकती है ना, यानी कि ये संख्या क्या है बोलो, ये भाज्य है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं उसके बारे में ना। तो वो संख्या दिया है वो भाज्य है कि नहीं, ऐसा ही प्रोसेस फॉलो करना। तो यानी कि इन सभी संख्याओं का हमें क्या करना है गुणा, तो गुणा हम थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, 7 छंग 42, तो मैंने 42 लिख दिया, हमें जीरो की तलाश है तो 5 चौके 20 लिख दिया। अब बोलो कितना होगा, 2 तिहाई 6 करने में 6 हो गया, प्लस कितना 5। अब गुणा कर लो इसका, देखो 42 दूना कितना 84, नहीं तो ऐसे कर दो ना, देखो ऐसे कर दो, 6 दूनी 12, तो 42 गुणे कितना कर दें बोलो, 6 दूनी 12 माने 120 प्लस कितना 5, 120 में 42 का गुणा करना, 120 गुणे 42, तो गुणा करिए भाई साहब। अब हम गुणा करेंगे 2 जीरो हम में 0, 2 दूना 4, भाई साहब 2 एक करने में 2, ठीक है ना। अब 4 का गुणा करो कितना आएगा, 2 4 जीरो में 0, 12 चौका 48 आ जाएगा, तो कितना आएगा ये 0, ये कितना आएगा 4, ये 8 2 10, 4 1 5, तो कितना आएगा 50, 40 आ जाएगा, प्लस कितना कर देंगे 5, 50 40 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50 45 आ जाएगा। अब खुद बताइए जो ये 50 45 संख्या है ये 1 से भी कटेगा और स्वयं से की भी कटेगा और किसी और माने 5 से भी कट जाएगा, यानी कि जिस संख्या के लास्ट में 5 रहे और 0 रहे वो 5 से कट सकता है, किसी और माने 5 से कट जाएगा ना, यानी कि ये संख्या भाई साहब भाज्य संख्या है, यानी कि ये संख्या क्या है भाज्य संख्या है, हमने चेक कर लिया। ठीक है, चलो बस लास्ट एक सवाल और, एक और बचा इसी टाइप का है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसी टाइप का है, देख लो। जब इसी टाइप का सवाल करा रहे हैं तो कुल इसी एक ही बार निपटा देते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोला है, 13 हमसे ये बोला था 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना 3, भाज्य संख्याएं क्यों, वही रीजन बताना है, सिंपल सोचो वही रीजन बताना है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो गुणा करा लो बस भाई साहब, इसका इसमें गुणा कर लो, या 11 सते 77 गुणे कितना 13 प्लस कितना 11, तो भाई 77 गुणे हम क्या कर लेते हैं 13, 77 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 7 त्रिक 21 की 1 हंसी लगा 2, फिर 7 त्रिक 21 2 23, इसका 77 में लिखोगे 77 करने में 77 कितना आएगा 1, 7 3 10 की 0, 7 2 9 1 10, ये कितना आ गया बोलो 1001 प्लस 11, 1001 में जोड़ोगे तो 1000 कितना आ जाएगा 12। अब आप खुद बताइए 1012 क्या 1 से कटेगा, क्या स्वयं से कटेगा, क्या किसी और से भी कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि कौन संख्या है भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या की डिफिनेशन ही यही है। चलो सेम इसी प्रकार उसको कर लो, तो यार इसका भी गुणा किए थे हम लोग ना, यहाँ कहीं लिखे भी थी, चलो जो भूल गए हैं। हाँ तो गुणा कर लेते हैं ना भाई साहब, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 पंजे 120, 120 और ये 420, तो 7 गुणे 420, देखो इसे ना, तो मैंने इसको छोड़ दिया है, 2 तिहाई 6 चौके 24, 24 पंजे होता है 120, तो 120 यानी कि 12 छंग 72 720 होगा, 12 छंग 72 720 हो गया, प्लस कितना कर दिया 3,
ठीक है ना। अब 7 का गुणा कर लो भाई साहब, 7 जीरो हमें 0, 7 दूनी 14 की 4, भाई साहब 7 सते 49, एक 50, तो 50 कितना आ गया, 40 प्लस 3, तो इसको हम 50 क्या लिखेंगे, 43। तो इसको हमें चेक करना है कि भाई साहब ये भाज्य संख्या है या नहीं। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। देखो 4 3 7 5 12, 4 3 7 5 12, 12 क्या 3 से कटेगा, हाँ तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। इसका मतलब ये भाज्य है। कैसे, देखो कि 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, किसी और माने 3 से भी कटेगा, पक्का चाहे देख लेना ये 3 से कटेगा, ना किसी और से, यानी 3 से कट जाएगा। नहीं तो अगर ये सब चीज़ें आपको ना समझ में आया करें तो आप डायरेक्ट देख लीजिए क्या का कुछ कॉमन ओन मिल रहा है क्या, इसमें से कॉमन लेकर आप काट सकते हैं ना, तब भी पाँच संख्या डिफरेंस हो जाएगी। तो चलो इतना सवाल हो गया, बस लास्ट सवाल है, एक सवाल बचा है, काफ़ी टाइम हो गया ना। देखो हमसे सवाल में बोला है कि किसी खेल के, क्या बोला है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पथ है, यानी कि एक वृत्ताकार पथ है ना, यानी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने बाद समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो सवाल ये लास्ट में है, खत्म हो गया सवाल। देखो अगर सोचो यहाँ पर से रवि और सोनिया चलना स्टार्ट करें, तो रवि इसको 12 मिनट के चक्कर में लगा लेगा और सोनिया इसको 18 मिनट लगाएगी। तो सोचो रवि जल्दी पहुंचेगा, तो रवि को भाई साहब सोनिया से 6 मिनट पहले पहुंचेगा, तो 6 मिनट पहले पहुंच कर वेट करेगा, यानी 6 मिनट का पहले से अंतर है और 6 मिनट खुद वेट करेगा। तो भाई साहब 12 12 ऐसे हो गया ना, अरे 12 मिनट ऐसे हो गया ना, भाई 6 मिनट पहले पहुंचा और 6 मिनट वेट भी किया, तो छः छः कितना हो गया, 12 मिनट, और 12 मिनट समय ही लेता था, 12 12 कितना हो गया, 24। तो भैया अगला कितना होगा बात यही, 36 मिनट। देखो ध्यान से, एक काम करो, नहीं तो भैया कि जो अभी समय लगेगा इन दोनों के साथ में पहुंचने में, वो इनके भाई साहब लसा के बराबर होगा। तो लसा इनका निकाल लो। तो चलो इनका लसा निकालते हैं। इनका लसा हम कैसे निकालेंगे, इन सभी में जो कॉमन है निकाल लेते हैं। तो भैया 18 दिया है, कितना लिखेंगे, 2 गुड़ा 3 तो 2 तिहाई 6 तिरिक 18, और 12 लिखा है, कैसे लिखेंगे, 2 2 दूना 4 तिहाई 12। तो चलो लिखो, तो हम इसका LCM कितना लिखेंगे बोलो, दोनों में कॉमन 2 ले लिया, दोनों में कॉमन 3 ले लिया, और जोन कॉमन है इसको भी लिखो, 3 कॉमन नहीं था और 2 कॉमन नहीं था, बोलो क्या लिखें, 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, दूना 36, कितना होगा, 36 मिनट पे दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो बस इतना है रहा आज के टॉपिक में। अब कल हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, लेकिन इस बात की गारंटी हम देते हैं कि हर रोज़ आप मुझे 40 मिनट देंगे तो मैं मैथ आपको पक्का सिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा मेरे साथ में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं जितना सवाल कराऊँ एक बार आप घर पर ज़रूर लगाया कीजिए ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए। ठीक है ना। अगर कोई मुझसे गलती हुई तो माफ़ कीजिए, बाकी कमेंट कर सकते हैं, अगर कहीं मिस्टेक हुआ है तो बता दीजिए सर ये मिस्टेक थी। बाकी आप लोग मैं जानते ही हैं। ठीक है ना। चलो चलते हैं।